हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ही शिक्षा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीजीटी कॉमर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इससे पहले भी मैं बहुत सारी वीडियोस पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड बना चुकी हूँ, उन्हें भी आप चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो कॉल्ड। पार्टनरशिप डीड को और क्या कहा जाता है? ठीक है, सो ऑप्शन है आपके पास प्रोस्पेक्टस, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप और आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। राइट, तो देखो पार्टनरशिप डीड को आप कहते हो एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप भी कह सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी कह सकते हो, प्लस आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कह सकते हो। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी इनमें से कौन सा ऐसा आइटम है जो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप कब जाते हो? जब आप प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर चुके होते हो। प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के बाद, सारे एक्सपेंसेस एंड इनकम चेक करने के बाद, तब आप जाते हो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। वहाँ उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो अपने मेंबर्स के बीच में, जितने भी आपके पार्टनर्स हैं उनके बीच में। राइट, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आप सारी जो भी आइटम्स रिकॉर्ड करते हो वो पार्टनर्स से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पार्टनर्स सैलरी, रेंट पेड टू पार्टनर्स। ठीक है, तो आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट आप पार्टनर्स को देते हो, ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट आप पार्टनर्स से लेते हो, पार्टनर को आप सैलरी देते हो। तो ये तीनों तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का पार्ट हुआ है। बट रेंट पेड टू पार्टनर्स ये आपका एक एक्सपेंस है। ठीक है, एक्सपेंस है, तो आपने इसे कहाँ कैलकुलेट किया होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। राइट, किसी एक पार्टनर ने आपको अपनी एक पर्सनल असेट्स दे दी, मतलब फर्म को एक पर्सनल असेट दे दी रेंट पर, तो ये पार्टनर के साथ नहीं जाएगा। ये आप किसी भी थर्ड पर्सन से भी असेट्स ले सकते थे, तो आपके एक पार्टनर नहीं दी थी, तो अगर आपको उसे रेंट पे करना है तो वो आपके पास कैसा है? एक एक्सपेंस है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। राइट, नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्पोनेंट इन द फंक्शन ऑफ डायरेक्शन। यानी डायरेक्शन का इनमें से कौन सा फंक्शन है? डायरेक्शन क्या आपका मैनेजमेंट प्रोसेस का पार्ट है, जिसमें आप सबसे पहले प्लानिंग करते हो और ऑर्गेनाइजिंग करते हो, स्टाफिंग करते हो, फिर डायरेक्टिंग करते हो एंड देन कंट्रोलिंग करते हो। राइट, तो यहाँ पर आपसे पूछा कि डायरेक्शन का क्या फंक्शन है। देखो, डायरेक्शन में आप क्या करते हो? डायरेक्शन में आपका वर्क ही यही होता है, यानी एक मैनेजर का वर्क क्या होता है कि वो जितने भी उसके सबऑर्डिनेट्स हैं उन्हें गाइड करे, उन्हें सुपरवाइज करे। राइट, तो यहाँ पर देखो परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑप्शन है, ये तो आप कंट्रोलिंग में करते हो, आप परफॉर्मेंस मेजर करते हो। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आप स्टाफिंग में करते हो, जब आप एम्प्लॉयज़ को हायर करते हो तब आप उन्हें ट्रेनिंग देते हो। राइट, बट सुपरवाइजिंग द सबऑर्डिनेट्स ये आप करते हो डायरेक्शन में। डायरेक्शन में आप क्या करते हो? अपने सबऑर्डिनेट्स को सुपरवाइज करते हो, गाइड करते हो। राइट, तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड रैंडम क्लिक्स आर पार्ट ऑफ। ठीक है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड रैंडम क्लिक्स किसका पार्ट है? फॉर्मल ग्रुप का, क्लोज ग्रुप का, कोर ग्रुप का और इनफॉर्मल ग्रुप्स का। तो क्लिक्स का मतलब क्या होता है? वो स्मॉल ग्रुप्स, ठीक है, स्मॉल ग्रुप्स जहाँ पर लोग, जो भी लोग उस ग्रुप का पार्ट होते हैं उन सबका सेम इंटरेस्ट होता है। राइट, तो जहाँ पर भी सेम इंटरेस्ट का जो एक ग्रुप बन जाता है वो मोस्टली किसके लिए होता है? इनफॉर्मल ग्रुप्स के लिए होता है। देखो, रैंडम क्लिक्स का क्या मतलब है कि लोग रैंडमली मिले और एक ग्रुप फॉर्म हो गया। वो किसी भी बेसिस पे हो सकता है, ठीक है, बिहेवियर के बेसिस पे या रिलीजन के बेसिस पे। राइट, वर्टिकल होता है जो लोग एक ही डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। हॉरिजॉन्टल होता है डिपार्टमेंट तो अलग अलग हैं बट लेवल एक ही है। ठीक है, जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के मैनेजर्स का एक ग्रुप बन गया, इनफॉर्मल। राइट, तो यहाँ पर क्लिक होते हैं वो इनफॉर्मल ग्रुप जहाँ कुछ लोग मिलकर जिनका सेम इंटरेस्ट होता है, ठीक है, वो एक ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके इनफॉर्मल ग्रुप्स। ठीक, नेक्स्ट है आपका, बाइंग गुड्स फॉर कैश वुड। यानी अगर आप गुड्स को कैश में परचेज करोगे तो उससे क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीज द करंट रेशियो, डिक्रीज द ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज, इंक्रीज द ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज, हैव नो इफेक्ट ऑन करंट रेशियो। देखो, जब भी आप गुड्स परचेज करते हो तो गुड्स इंक्रीज हो गई, यानी आपकी करंट असेट्स इंक्रीज हो गई। राइट, गुड्स के बदले में आपने क्या दिया होगा? कैश, तो कैश आपका डिक्रीज हो गया, कैश डिक्रीज हुआ तो आपकी करंट असेट्स डिक्रीज हो गई। राइट, तो अगर आपने सपोज कीजिए 500 की गुड्स परचेज की थी तो आपकी करंट असेट्स 500 से बढ़ गई, और क्योंकि आपने कैश भी उन्हें 500 का दिया है उन गुड्स के बिहाफ पर, तो आपकी करंट असेट्स 500 से घट भी गई। ठीक है, तो जब भी आप करंट रेशियो निकालोगे, जो करंट रेशियो पहले थी सेम वही रहेगी, क्योंकि कोई चेंज ही नहीं हुआ। 500 बढ़ाए थे और 500 घटा भी दिए, तो किसी भी तरह का करंट असेट, अगर करंट असेट्स आपकी 50,000 थी, उसमें आप 500 ऐड करो, 500 माइनस करो, तो वो रहेगी तो 50,000 ही। राइट, इट मीन्स करंट रेशियो में कोई चेंज
नहीं होगा अगर गुड्स को आप कैश पर परचेज करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन क्या सही होगा, हैव नो इफेक्ट ऑन करंट रेशियो। नेक्स्ट है आपका विच वन डज नॉट अफेक्ट द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कैपिटल स्ट्रक्चर की चॉइस को अफेक्ट नहीं करता। इट मीन्स जब भी आप कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हो तब इनमें से किसी कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसे आप कंसीडर नहीं करते हो। देखो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर में आप ये देखते हो कि कैसे एक कंपनी फाइनेंस करेगी अपने ऑपरेशंस एंड ग्रोथ को, ठीक है, जितने भी उसकी एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी उसके प्रोजेक्ट हैं, उनमें किस तरह से इन्वेस्ट करेगी, किस तरह से फंड्स लाएगी, किस तरह से वो फाइनेंस करेगी ओवरऑल ऑपरेशंस को, ओवरऑल ग्रोथ को, राइट। तो यहाँ पर जब भी आप कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार करते हो तो आप किन किन चीज़ों पे ध्यान देते हो, कैश फ्लो पोजीशन, यानी एक कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन क्या है। अगर कंपनी के पास कैश फ्लो ज़्यादा है, ठीक है, तो वो फंड्स कहाँ से लेगी, डेट के थ्रू लेगी, क्योंकि डेट में आपको टाइम टू टाइम इंटरेस्ट पे करना होता है, तो उसके लिए आपके पास कैश फ्लो पोजीशन अच्छी होनी चाहिए, राइट। डेट सर्विस कवरेज रेशो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है, कितना पहले से आपके पास इक्विटी का कॉस्ट है। डेट सर्विस कवरेज रेशो यानी कंपनी कितनी जल्दी डेट को रिकवर कर सकती है, ठीक है, डेट को कवर कर सकती है जितना आपने लिया है, या पे कर सकती है डेट को, ठीक है। तो ये तीनों ही आप कंसीडर करते हो जब भी आप कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे होते हो, बट डेट इक्विटी रेशो आप नहीं कंसीडर करते, राइट। तो ये तीनों तो आप कंसीडर करते हो बट ये आप नहीं करते। तो आंसर क्या है आपका, डेट इक्विटी रेशो। नेक्स्ट है आपका विद रेफरेंस टू पीस वेज सिस्टम विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पीस वेज सिस्टम क्या होता है, जहाँ पे आपको प्रोडक्ट जो भी आप पीस बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग वेजेस मिलते हैं। इट मीन्स आपने 100 प्रोडक्ट तैयार किए, ठीक है, और एक प्रोडक्ट का आपको 10 रुपीज़ मिल रहा है, तो आपको सीधे सीधे आपको वेजेस कितने मिल गए, 1000 रुपीज़, ठीक है। यहाँ पर कोई ऐसा सैलरी नहीं है कि 5 to 9 आपको जॉब करनी ही है। जैसे ही आपने 100 पीस तैयार कर दिए वैसे ही आपकी 1000 रुपीज़ की वेजेस तैयार हो गए, राइट। अगर आप एक दिन में 200 करते हैं, ये आपकी कैपेसिटी के ऊपर है, 200 करें, 300 करें, राइट। तो इससे रिगार्डिंग आपसे पूछा कि इनमें से क्या करेक्ट है। पीस रेट स्ट्रेंथन लेबर यूनियन, ये तो इनकरेक्ट है, लेबर यूनियन से इसका कोई मतलब कनेक्शन ही नहीं है। इट मेक द वर्कर फील अनसिक्योर, वर्कर यहाँ पर अनसिक्योर नहीं फील करते, इवन मोटिवेटेड फील करते हैं कि वो जितना काम कर रहे हैं उतना उन्हें वेजेस मिल रहा है, राइट। लेस स्ट्रेस ऑन द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, ये भी नहीं है, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन पर लेस स्ट्रेस नहीं किया जाता, क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश करते हैं। लोग कोशिश करते हैं जितना ज़्यादा हम बनाएंगे उतने ज़्यादा हमें वेजेस मिलेंगे, ठीक है। तो क्वांटिटी पे तो पूरा ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, अफेक्ट द एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशंस पॉजिटिवली, यानी पीस वेज जो सिस्टम है इसमें जो एम्प्लॉयर है, ठीक है, और जो एम्प्लॉय इस एम्प्लॉयर के लिए वर्क कर रहे हैं उनके बीच में एक पॉजिटिव रिलेशन आता है, क्योंकि सिंपल से यहाँ लॉजिक क्या है कि आपने जितना काम किया आपको उतने वेजेस भी मिले, ठीक। डिपेंड करता है आपने कितना काम किया। अब क्या होता है, जहाँ पर आपको सैलरी मिलती है, ठीक, 5 to 9 आपको रहना है कंपनी में, 5 to 9 आप वर्क करेंगे तो आपको इतनी सैलरी मिल जाएगी। अब उस 5 to 9 में कुछ लोग होते हैं जो काम बहुत कम करते हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो ये अनफेयर हो जाता है। बट पीस वेज सिस्टम में क्या है, जितना आपने काम किया आपको उतने ही पैसे मिलेंगे, तो ये पॉजिटिव रिलेशनशिप फॉर्म करता है, राइट। नेक्स्ट पर आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज राइट यूजुअली नॉट अवेलेबल टू अ पार्टनर कॉन्सिक्वेंट टू द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, यानी इनमें से कौन सा राइट है जो एक पार्टनर को नहीं दिया जाता, कब, जब फर्म डिसॉल्व होती है, ठीक है, जब भी डिसोल्यूशन होता है फर्म का तब इनमें से कौन सा राइट एक पार्टनर को नहीं दिया जाता। आपके ऑप्शंस हैं, राइट टू रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑन प्रीमेच्योर वाइंडिंग अप, यानी प्रीमियम जो भी आपने पे किया था वो आपको रिटर्न मिल जाता अगर प्रीमेच्योर वाइंडिंग होती है, यानी जिस टाइम पर आपकी फर्म वाइंड अप होनी थी उससे पहले ही अगर वो वाइंड अप हो रही है तो वो आपका जो भी प्रीमियम आपने पे किया तो वो आपको रिटर्न मिल जाता है, तो ये तो आपके पास राइट है, ठीक है। राइट ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी, यानी फर्म की जो प्रॉपर्टी है जब भी फर्म डिसॉल्व होती है तो उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है पार्टनर्स के बीच में, ये भी आपके पास राइट है। राइट टू रिस्ट्रेन एनी पार्टनर और हिज रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द यूज ऑफ फर्म नेम एंड प्रॉपर्टी, यानी आप जो भी आपकी फर्म का नाम था, ठीक है, कोई भी दूसरा पार्टनर उसे यूज़ नहीं कर सकता, उसके बेसिस पर वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकता, या वो कोई पार्टनर या उसको कोई भी रिप्रेजेंटेटिव, उसका कोई फ्रेंड हो सकता है, उसका कोई रिलेटिव हो सकता है, वो फर्म की डिसॉल्व होने के बाद उसका नाम एंड प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं कर सकता, तो आपका राइट है कि आप उसे रिस्ट्रेन यानी रोकेंगे, ठीक। अगर वो यूज़ करना चाहता तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे उनकी गुडविल परचेज करनी पड़ेगी। गुडविल अगर वो परचेज कर लेता है तो उसके पास राइट है, वो यूज़ कर सकता है नाम, ठीक है, उससे पहले वो नहीं कर सकता, तो ये भी आपके पास राइट गिवन है।
तो यहाँ पर ये 3 राइट तो आपके पास गिवन है, ठीक है। राइट टू बी कंसल्टेड, ऐसा कोई राइट इसमें दिया नहीं है, ठीक है। टोटल इतने ही राइट हैं, 5 राइट्स आपके पास हैं, ठीक है, जिसमें से ये 3 तो आपके पास गिवन है, बट राइट टू बी कंसल्टेड नहीं है। इसके अलावा जो 2 राइट हैं वो क्या है कि अगर कोई फ्रॉड होता है तो फर्म को आप डिसॉल्व कर सकते हो, ठीक। 5th पॉइंट आपके पास था कि अगर आप गुडविल परचेज कर लेते हो तो आप उस फर्म का नाम और प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, ठीक। तो आपके पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट है यहाँ पे, राइट टू बी कंसल्टेड। नेक्स्ट पर आते हैं, द टाइम लिमिट ऑफ फिलिंग अ कंप्लेंट बिफोर द डिस्ट्रिक्ट फोरम, द स्टेट कमीशन और द नेशनल कमीशन एज द केस मे बी इज। यानी कोई भी अगर फ्रॉड होता है या कोई भी ऐसा इवेंट होता है जहाँ पर आपको कंप्लेंट करनी है, ठीक है, ये आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड है, तो वहाँ पर जो भी कंज्यूमर को लगता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, उससे रिलेटेड उसे कंप्लेंट करनी है, तो वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में जा सकता है, स्टेट कमीशन में जा सकता है, वो नेशनल कमीशन में जा सकता है, बट वो स्टेप बाय स्टेप जाएगा, पहले डिस्ट्रिक्ट फोरम में, फिर स्टेट कमीशन में और फिर नेशनल कमीशन में, राइट। अब यहाँ पर ये पूछा गया कि टाइम लिमिट क्या है एक कंप्लेंट को फाइल करने की। तो देखो, केस जब भी हुआ है, ठीक है, उसके 2 ईयर्स के अंदर तक आप कंप्लेंट कर सकते हो। अगर 2 ईयर्स ओवर हो गए उस केस के बाद, उसके बाद आप कंप्लेंट कर रहे हो तो आप फाइल नहीं कर सकते हो, टाइम उसका 2 ईयर्स ही है, ठीक है। तो अगर केस आपका 2020 में हुआ है तो आप 2022 तक आप उस केस से रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच द कॉज ऑफ एक्शन अराइजेज, ठीक है। यानी जब वो प्रॉब्लम हुई, जो भी था, ठीक है, तो उसके 2 साल के अंदर तक ही आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट है आपका, विच वन इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी, द रिटायरिंग पार्टनर में क्लेम अ शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इवन आफ्टर हिज रिटायरमेंट। यानी एक जो पार्टनर रिटायर हो चुका है, क्या वो मतलब रिटायरमेंट के बाद भी प्रॉफिट को क्लेम कर सकता है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, रिटायर हो गया तो वो एक बार चला गया, उसके बाद प्रॉफिट पे क्लेम नहीं कर सकता। नेक्स्ट है, अ डोरमेंट पार्टनर हैज़ टू गिव पब्लिक नोटिस ऑफ हिज रिटायरमेंट। डोरमेंट पार्टनर क्या होता है, स्लीपिंग पार्टनर, ठीक है, जिसने कैपिटल आपकी लगाई, मतलब सब काम करता है वो एज अ पार्टनर, बस वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है, तो वो है तो पार्टनर ही। तो यानी अगर वो रिटायर होता है तो उसे पब्लिक नोटिस, सारे पार्टनर्स जैसे पब्लिक नोटिस देते हैं वैसे ही उसे भी पब्लिक नोटिस देना होगा। तो यही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, अ डोरमेंट पार्टनर हैज टू गिव पब्लिक नोटिस ऑफ हिज रिटायरमेंट। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल गवर्निंग इंश्योरेंस। यानी इनमें से कौन सा इंश्योरेंस का प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका इंडेमिनिटी। इंडेमिनिटी इसका प्रिंसिपल होता है जिसमें आप ये कहते हो कि जितना लॉस हुआ है कंपनी उतना ही बियर करेगी। नेक्स्ट प्रॉक्सिमा, तो ये भी इसका एक प्रिंसिपल है कि कॉज है, जो कॉज आपने लिखा है इंश्योरेंस का एग्रीमेंट बनाते टाइम, उसी कॉज के अकॉर्डिंग अगर लॉस होगा तभी वो पेबल होगा, ठीक। फिर है आपका अटमोस्ट गुड फेथ, यानी अटमोस्ट गुड फेथ होना चाहिए इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में, यानी इंश्योरेंस कंपनी और वो पर्सन जो उनसे इंश्योरेंस करा रहा है, सब कुछ डिस्क्लोज होना चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों ही आपके इंश्योरेंस के प्रिंसिपल हैं, बट प्रॉफिट इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, प्रॉफिट। नेक्स्ट पर आते हैं, द करंट रेशियो इज 4.5:1। करंट रेशियो आपको गिवन है, लिक्विड रेशियो आपको गिवन है 3:1 और स्टॉक आपको गिवन है 3 लाख का, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पर, करंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो ऑप्शन आपके पास गिवन है, इसका मैं आपको सोल्यूशन दिखाती हूँ। देखो, इस क्वेश्चन में आपके पास करंट रेशियो और क्विक रेशियो थी, ठीक है। तो इनको आप क्या करेंगे, आप एक दूसरे से डिवाइड करेंगे, करंट रेशियो अपॉन में क्विक रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज, क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो दोनों में करंट लायबिलिटीज कॉमन है, ये आपका कट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचता है, करंट रेशियो 4.5 एंड क्विक रेशियो 3 इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन में क्विक एसेट्स, ठीक है। अब करंट एसेट्स तो आपके पास गिवन नहीं है, बट क्विक एसेट्स का जो फॉर्मूला होता है, क्विक एसेट्स क्या होती है, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक, ठीक है, और माइनस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस तो आपके पास गिवन नहीं है, बट आपके पास 3 लाख का स्टॉक गिवन है, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम लिख दें करंट एसेट्स माइनस 3 लाख, तो ये आपका क्विक एसेट्स हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, सिंपल मैथ्स की कैलकुलेशन है, आपको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपकी करंट एसेट्स 9 लाख आ जाएगी, ठीक है। 9 लाख की आपकी करंट एसेट्स आ जाएगी। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, करंट रेशियो के फॉर्मूले में इसको पुट कर देना है, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज, करंट रेशियो 4.5, करंट एसेट्स आपने फाइंड करनी 9 लाख की, यहाँ पर भी आपको सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करके करंट लायबिलिटीज की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 लाख, राइट। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 लाख। नेक्स्ट है आपका, विच वन इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है। अ फॉर्मल ग्रुप कैन बी ओनली अ कमांड ग्रुप, अ फॉर्मल ग्रुप कैन ओनली बी अ टास्क ग्रुप,
Group do not exist in all kind of organization and group can cause either desirable और अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर यह फोर्थ स्टेटमेंट ही आपकी करेक्ट है कि जितने भी ग्रुप बनते हैं, अदर फॉर्मल ग्रुप बने, इनफॉर्मल ग्रुप बने, तो कुछ ग्रुप आपके डिज़ायरेबल कॉन्सिक्वेंसेज यानी आपके अच्छे नतीजे भी देते हैं, आपकी वर्क परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है, एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, बट कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जो अनडिज़ायरेबल कॉन्सिक्वेंसेज भी देते हैं। एम्प्लॉयज़ वर्क से ज़्यादा अपने उन ग्रुप्स को प्रेफरेंस देने लग जाते हैं, राइट, तो वो कहीं ना कहीं अनडिज़ायरेबल हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो यहाँ पर फोर्थ स्टेटमेंट ही आपकी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 द होल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ पब्लिक कंपनी कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू डैश स्टेजेस, यानी एक पब्लिक कंपनी को फॉर्म करने के लिए जो भी उनका प्रोसेस है, ठीक है, तो उसमें कितने स्टेजेस इन्वॉल्व हैं। देखो, प्राइवेट कंपनी को फॉर्म करने के लिए 2 स्टेजेस होती हैं और पब्लिक कंपनी के लिए 4 स्टेजेस होती हैं। क्या होती हैं ये 4 स्टेजेस? देखो, सबसे पहले आप प्रमोशन करते हो, फिर आप इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन करते हो, देन आप कैपिटल सब्सक्रिप्शन करते हो। ठीक है, कैपिटल सब्सक्रिप्शन के बाद आपका पॉइंट आता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, राइट। तो प्राइवेट कंपनी के लिए आपको सिर्फ प्रमोशन और इनकॉर्पोरेशन तक जाना होता है, 2 स्टेप्स होते हैं, बट पब्लिक कंपनी फॉर्म करने के लिए आपको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस तक जाना होता है। तो यहाँ पर 4 स्टेप्स इन्वॉल्व है, राइट, 4 स्टेजेस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, communication attempt to increase the organizational efficiency by speeding up formation and cutting across departmental barriers, यानी इनमें से कौन सा टाइप का कम्युनिकेशन ऐसा है जो ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाता है और डिपार्टमेंटल बैरियर्स को कम करता है, राइट। तो देखो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और लेटरल ये दोनों एक ही नाम है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल बैरियर्स भी कहा जा सकता है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन भी कहा जा सकता है और लेटरल कम्युनिकेशन भी कहा जा सकता है। ये दोनों क्या करते हैं, एक ही डिपार्टमेंट या एक ही लेवल पर कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। ठीक, नॉन वर्बल होता है जहाँ पर आप जेस्टर्स का यूज़ कर रहे होते हैं, साइन लैंग्वेज का यूज़ कर रहे होते हैं, बट डायगोनल ऐसा है जहाँ आप क्या करते हो, आप अपने से अपर लेवल वाले से कम्युनिकेट करते हो। ठीक है, आप सारे डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट डिस्कस नहीं करते, आप सीधा अपने जो आपके ऊपर सुपीरियर हैं आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करते हो, उनसे कम्युनिकेट करते हो। तो आपके जो ये डिपार्टमेंटल बैरियर्स थे यहाँ आपको नहीं जाना पड़ा, आपको हर एक डिपार्टमेंट से डिस्कस नहीं करना पड़ा, तो ये बैरियर यहाँ कट हुए और आपने इंस्टेंट डिसीजन लिया और अपने सुपीरियर लेवल से बात करी। तो यहाँ पर एक जो भी प्रोसेस था वो बहुत फास्ट हो गया, राइट। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो डायगोनल कम्युनिकेशन है ये इंक्रीज करता है ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी, ठीक है, और प्लस कट करता है कि नहीं डिपार्टमेंटल बैरियर्स को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डायगोनल। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्रॉबैक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट का लिमिटेशन या ड्रॉबैक आपसे पूछा गया है, जो आपको FW टेलर ने दिया था, राइट। तो यहाँ पर देखो साइंटिफिक मैनेजमेंट के क्या ऑप्शंस इन्होंने यहाँ दे रखे हैं। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स, कि वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है। स्ट्रेंथनिंग ऑफ ट्रेड यूनियंस, देखो ट्रेड यूनियंस को वो स्ट्रेंथ नहीं देता बल्कि वो उन्हें वीक करता है, ठीक। इंक्रीज ऑफ इंडिविजुअल वर्कर्स इनिशिएटिव, इंडिविजुअल वर्कर जो भी वर्क कर रहा है उन्हें सिर्फ ऑर्डर फॉलो करने होते हैं, जो उनको प्लानिंग डिपार्टमेंट के थ्रू आपको ऑर्डर्स मिले कि आपको यही परफॉर्म करना है, राइट। तो वो इंक्रीज नहीं डिक्रीज करता है। स्लोअरिंग अप ऑफ वर्कर्स, तो ये भी गलत है, वो स्पीड में वर्क कराते हैं इवन, ठीक है। स्लोअरिंग अप ऑफ वर्कर नहीं, यहाँ पर आना चाहिए स्पीडिंग अप ऑफ वर्कर्स, ठीक है। तो ये तीनों तो आपके वैसे ही कट हो जाते हैं, राइट। तो आपका ऑप्शन जो फर्स्ट है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर, ये आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ एक्सप्लॉयटेशन कैसे हो सकता है, देखो जो भी बेनिफिट है, जितना भी बेनिफिट आप मशीनरीज ला रहे हो, आप जो भी चीज़ ला रहे हो, न्यू टेक्नोलॉजी ला रहे हो, उसका मेन बेनिफिट आपको किसको मिल रहा है, जितने भी आपके एम्प्लॉयर हैं, एम्प्लॉयज़ को उसका कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा है, राइट। तो इसलिए कहा जाता है कि यहाँ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स है, वर्कर्स की एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग उनसे जितना हो सकता है उतना वर्क लिया जा रहा है बट उनको इतना बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स। नेक्स्ट है आपके पास, द इंटरेस्ट कवरेज रेशो और द टाइम्स इंटरेस्ट अर्न इज यूज टू टेस्ट द, यानी जो इंटरेस्ट कवरेज रेशो हम फाइंड करते हैं वो किस चीज़ को टेस्ट करने के लिए फाइंड करते हैं। देखो इंटरेस्ट कवरेज रेशो आप फाइंड करते हो ये चेक करने के लिए कि एक फर्म कितने ईजिली अपने डेट पर जितना भी इंटरेस्ट है कितने ईजिली उसे पे कर सकती है, ठीक है। तो इसे चेक करने के लिए आप क्या करते हो, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को डिवाइड करते हो अपने इंटरेस्ट एंड एक्सपेंसेस से, राइट। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ये किस चीज़ को टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन है आपके फर्म्स लिक्विडिटी पोजीशन, फर्म्स डेट सर्विसिंग कैपेसिटी एंड फर्म्स डेट रिपेइंग कैपेसिटी। तो यहाँ ऑप्शन आपका थर्ड करेक्ट होगा, फर्म्स डेट रिपेइंग कैपेसिटी, ठीक है, क्योंकि जो इंटरेस्ट आप पे करते हो वो किस पर देते हो, अपने डेट पर। तो डेट को रिपे करने की कैपेसिटी ही आप चेक कर रहे हो तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। आपको कैश इन हैंड गिवन है 50,000 का, कैश एट बैंक 50,000, मार्केटेबल सिक्योरिटीज 1,50,000, डेटर 2,50,000, अदर करंट असेट्स 2,50,000, प्लस करंट लायबिलिटीज भी आपको 2,50,000 की दे रही है। और आपसे पूछा है लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज, राइट। करंट लायबिलिटीज तो आपके पास 2,50,000 है, राइट। लिक्विड असेट्स कितनी हैं? देखो, ये जितनी भी असेट्स हैं ये आपकी करंट असेट्स हैं, ठीक है, बट ये सारी ही आपकी लिक्विड असेट्स का भी पार्ट हो जाएंगी, ठीक है। लिक्विड असेट्स में सिर्फ आपको क्या एक्सक्लूड करना होता है? स्टॉक एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो ये सारी, इन सब का टोटल क्या आ रहा है आपका? 7,50,000, ठीक है। 7,50,000 आपकी असेट्स हैं, लिक्विड असेट्स। करंट लायबिलिटी आपकी 2,50,000। तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपका रेशो क्या आएगा? 3:1, ठीक है। 3:1 आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द प्रोसेस वेयर इन वेरियस टास्क एंड एक्टिविटीज आर असाइन टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी जहाँ आप डिफरेंट टास्क एंड एक्टिविटीज़ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोगों को या अलग अलग लोगों को असाइन करते रहते हो, ये प्रोसेस होता है आपका जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन में क्या होता है कि आप अलग अलग एक्टिविटीज़ अलग अलग पर्सन को असाइन करते हो सो दैट वो कुछ न्यू सीख सकें, प्लस उनको हर एक डिपार्टमेंट की थोड़ी बहुत नॉलेज हो, ठीक है। तो वो नई नई चीज़ें सीख भी सकें, हर एक डिपार्टमेंट की नॉलेज भी हो, यानी किसी की एब्सेंस में दूसरा पर्सन भी उस काम को मैनेज कर सके, ठीक है। तो इसलिए आप क्या करते हो? अलग अलग टास्क, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग लोगों को असाइन करते रहते हो, जॉब रोटेट करते रहते हो, राइट। तो यही है आपका जॉब रोटेशन। नेक्स्ट पर आते हैं। ऑन 1 जनवरी 2019 अ पार्टनर एडवांस अ लोन ऑफ ₹1 लाख टू द फर्म। यानी 1 जनवरी को पार्टनर ने लोन लिया है फर्म से 1 लाख का, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट नहीं बना है। इंटरेस्ट ऑन लोन आपको बताना है कितना उसने पे किया 31 मार्च को। देखो, जब कोई एग्रीमेंट नहीं है, यानी जब पार्टनरशिप डीड आपकी नहीं होती, तो आप कितना इंटरेस्ट पे करते हो लोन पर? 6%, राइट। 6% इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया जाता है। तो यानी 1 लाख पे आपको कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है? 6%। और कितने मंथ का आपको करना है? देखो, 31 मार्च तक। 1 जनवरी को उसने लिया है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च यानी 3 मंथ्स का उसे कैलकुलेट करना है, राइट। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? 1 लाख इंटू 6% और 3 मंथ्स का, इट मीन्स 3/12। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 1500, राइट। ये थे आज के 20 क्वेश्चंस। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसी और वीडियोज़ के लिए। और आपकी कोई एडवाइस हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।